सो गाइज, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अपनी गाड़ी में दो काम है जो कि पेंडिंग है। आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। एक तो भाई ये पाइप है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पाइप, और ये जा रहा है नीचे। तो नीचे की ओर से जो है फट चुका है। अभी चलो उतना ही है, कम से कम ज़्यादा नहीं फटा है। ये पूरा फट जाए उससे पहले अपने को चेंज कराना है, वरना भैया अपना रास्ते में कहीं मोए मोए हो जाएगा। तो भाई मुझे लगता था ना कि मारुति के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, लेकिन मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। क्योंकि ये जो दो चीज़ थी, एक तो ये पाइप है हॉस पाइप, और इसके अलावा आगे जो लिंक रॉड्स होती है ना, वहाँ पे तो रबड़ लगती हैं, वो भी ऑलमोस्ट खराब हालत में हो चुकी थी। इस वजह से आगे से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, तो वो चेंज करानी थी। वो तो हालांकि अपने को मिल गई थी, लेकिन ये जो आपका हॉस वाला पाइप है जो कि रेडिएटर से इंजन में जाता है, ये भाई नहीं मिल रहा। तो जहाँ मैंने अभी सर्विस कराई है वहाँ पे भी नहीं मिला, फरीदाबाद में। उसके बाद मैंने जेन्युइन पार्ट्स वाली शॉप पे ऑर्डर डाला, वहाँ पे भी 1 वीक हो गया, अभी तक वो सामान आया नहीं है। फाइनली अब मैं अपने वापस उसी सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ जहाँ से सर्विस कराता था। एज पर देम उनके पास वो अवेलेबल है, जबकि जब वो नेक्सा वालों ने चेक किया तो उनको सिस्टम में नहीं दिखा रहा था। एनी विच वेज अब यहाँ से चलते हैं जल्दी से, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे ना मुझे ये वाला काम कराना है। क्योंकि अगर ये पाइप लीक हो गया ना तो गाड़ी रोड पे खड़ी हो जाएगी। और आप भी अगर रोड ट्रिप्स वगैरह पे जाते हो ना, तो सबसे पहले भाई जो अपना कूलेंट का पाइप होता है ना, उसको जरूर चेक कर लें। क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कूलेंट लीक हो जाता है, कूलेंट का पाइप फट जाता है। यही सारी प्रॉब्लम की वजह से ना इंसान ज्यादातर रोड पे खड़ा होता है। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, केवल सस्ता काम। लेकिन हाँ, इंसान को पता नहीं होता ना, इंसान चेक कराता है और निकल लेता है। अब सोचो मैं भी तो स्पीति करके आ गया, अगर मुझे पता होता कि ये पाइप की हालत ऐसी है तो पहले इसको ठीक कराता फिर स्पीति जाता। लेकिन सर्विस कराई स्पीति से आने के बाद और देखा तो भैया पाइप जो है फटा हुआ निकला। और अच्छा भाई, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है अपने को। भैया कुल मिला के है कि छोड़ना पड़ेगा महीने 2 महीने के लिए, पता नहीं कितने दिन के लिए। अभी वो भी बात कर लूंगा कि क्या सच में वो करवा पाएंगे। अगर करवा पाएंगे तो छोड़ा जाए, नहीं तो फिर छोड़ना बेकार है ना। ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद बोले कि सर नहीं हो पाया, तो फिर बेकार में देके क्या फायदा है। बाकी कुल मिला के भाई ये वाला सिस्टम मिल रहा है तो मत लेना गाड़ी, मना कर देना, बोल देना हरमन है तो नहीं लेंगे। अच्छा, ऊपर ढक्कन निकाल दिया इसलिए बहुत मुलायम हो गया है। प्रेशर बना था। तो भाई ये वाला पाइप है जो चेंज होने जा रहा है, ये देखो कुल मिला के यहाँ पे मिल गया है। मुझे लगता है ना लोगों को नॉलेज नहीं है, शायद पुरानी वाली का भी लग सकता है। क्योंकि इन वालों ने भी ऐसा बोला कि पहले शायद नहीं मिलेगा, फिर इन्हें मिल गया तुरंत। और जबकि यही चीज़ औरों के साथ हो रही है तो वो कह रहे हैं कि भैया नहीं है। पता नहीं, कुल मिला के यहाँ पे जो है अपना काम हो जाता है। आगे से सर्विस भी यहीं से कराएंगे। ये रहा हमारा पुराना पाइप, यहाँ से ये इसकी खाल उतरी है अभी बस। वैसे यार ज़्यादा कमज़ोर हुआ नहीं है अभी, लेकिन रिस्क वाली बात थी। ये देखो, ये देखो भाई, अंदर की ओर से ये देखो फटने ही वाला है, मतलब ऑलमोस्ट। तो भाई पाइप अपना चेंज हो चुका है। अब इंजन को हीट किया जा रहा है थोड़ा सा, ताकि इसके जो टेम्परेचर है पहुंचे और इसका फैन ऑन हो। जब सारी टेस्टिंग हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद ही गाड़ी को यहाँ से जाने दिया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे को जो काम था हमने कर दिया, अब तुम्हारा फैन नहीं चल रहा तो हम क्या करें। तो भाई अपना बिल आया टोटल 633 रुपये का। 100 रुपये कुछ का पाइप था और 500 रुपये कुछ लेबर थी। तो मैंने पूरा पे कर दिया, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं करी है। क्योंकि भाई 633 का अमाउंट था। वैसे मेरे भी और भी पैसे निकल रहे हैं इन पे, लेकिन वो फिर कभी हिसाब करेंगे। अब ये काम कराना ज़रूरी था, और छोटे मोटे काम में नेगोशिएट करना अच्छा भी नहीं लगता यार। 4-5 हज़ार का मामला हो तो बात करने में भी मज़ा आता है। Few inches later. तो भाई ब्रेजा तो मैंने बहुत चलाई है, अब मैं चला के देखता हूँ जिमनी, और देखता हूँ कि दोनों के अंदर क्या पावर डिफरेंस मुझे फील होता है। क्योंकि दोनों का 1500 सीसी का इंजन है। 4x2 में इसको चला के देखते हैं और फिर देखते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा पावर इसके अंदर मुझे फील होती है या फिर ब्रेजा के अंदर मुझे ज़्यादा फील होती है। चाबी तो भैया सेम ही मिलती है दोनों के अंदर, कोई स्पेशलिटी नहीं है। मगर हाँ, ये है आपका 4x4। भाई कैसी लग रही है, ऊंची ऊंची सी, उससे ज़्यादा ऊंची लग रही है। वैसी लग रही है अजीब सी, जैसे वो नहीं होती ऑफ रोडर गाड़ियाँ, ट्रक सा लग रहा है। भारी तो है यार, जिप्सी है ये। वेट तो है इसके अंदर। ब्रेजा तो ऐसे हिल जाती है। फिर सस्पेंशन थोड़ा टाइट लग रहा है मुझे इसका। सस्पेंशन टाइट है, क्योंकि ऐसे करने पे मेरी ब्रेजा तो बहुत ज़्यादा हिल जाती है। स्टार्ट करके देखता हूँ पहले तो, वही साउंडलेस वाला एकदम स्टार्टिंग, पता ही नहीं चल रहा कि गाड़ी स्टार्ट हुई है। और ये इसका गियर है भाई, ऐसा लग रहा है ट्रक का गियर होता है ना बड़ा सा, और ये यहाँ पे छोटा सा 4x4 का खिलौना है। हैंड ब्रेक डाउन,
अब देखते हैं चला के। अबे गियर है, क्या है ये? हाँ, अबे भाई ये गियर है, देखियो कितना हार्ड है, लेकिन ब्रेजा का तो बहुत ही सॉफ्ट है। तो भाई 4x4 है। हाँ ट्रक है साला लग रहा है ट्रक में गियर लगा दिया मैंने। ओ भाई हट जा, ओ तेरी की डीटीसी की बस है ये। सही कह रहा है यार, ऐसी फील आ रही है इसमें तो। खटखट खटखट ना करे बस। भाई बड़ी भारी उठ रही है, तो स्टीयरिंग बहुत हैवी है, स्टीयरिंग सच में बहुत हैवी है। पहले सीट बेल्ट लगा ले भाई। स्टीयरिंग तो इसका सच में बहुत ही ज्यादा हैवी है। और भाई अभी एक दिक्कत सबसे ज्यादा जो मुझे फील हो रही है वो है इसका साइड में इसका फुट रेस्ट नहीं है पैर रखने के लिए, तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल सी पोजीशन में मेरा लेफ्ट वाला पैर। ये क्या भाई, बहुत भारी भारी सी फील हो रही है यार ब्रेजा के मुकाबले। ब्रेजा बहुत स्मूथ चलती है। भारी भारी मतलब स्टीयरिंग भारी, हर चीज भारी, पैडल भारी, क्लच भारी। अबे तेरी की ये देखियो, ऐसे देख कितनी जान लग रही है इसमें स्टीयरिंग घुमाने में, उसमें तो पता ही नहीं चलता कैसे घूम जाता है। ब्रेक भी अजीब सही है भैया, ये तो अलग ही कहानी है इस गाड़ी की। और ये बचता रहेगा क्योंकि पीछे किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई। अबे पीछे कोई बैठा ही नहीं तो सीट बेल्ट क्यों लगाएगा? पागल सिस्टम तो नहीं है, नशे वशे करके बैठे हुआ है सिस्टम इसका। यार पावर तो वैसी लग रही है मुझे, बस वेट ज्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वेट ज्यादा है, जबकि मुझे लगता नहीं वेट ज्यादा होगा इसमें। तो चलो फाइनली इसका टी 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 तो चुप हो गया। अब मैं अगर पिकअप की बात करूं, भाई नहीं भाग रही। जितनी ब्रेजा भागती है ना इतना पंजा देने पे, ऐसे उठ जाती है आगे से और एकदम भागने लगती है। नहीं भाग रही। सही कह रहे हैं लोग, मतलब कि अगर पहाड़ों पे हल्का सा कम लग रहा है उन्हें तो लग रहा होगा, इससे ज़्यादा तो ब्रेजा भाग लेती है। और ये तो स्टॉक गाड़ी है, जबकि अभी कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। ओ भाई बॉडी रोल कितना है, एक तो गाड़ी पूरी लड्डू की तरह एकदम झूलती हुई चल रही है, इधर उधर इधर झूलती हुई। प्लस उसके अलावा तुम्हारा स्टीयरिंग टाइट है। ब्रेजा के कंपैरिजन में बता रहा हूँ मैं, ऑफ रोडिंग व्हीकल का कंपैरिजन नहीं बता रहा। लेकिन मैं अगर एज अ ब्रेजा यूजर बताऊं तो मेरे को लग रहा है कि एक तो इसका स्टीयरिंग बहुत ज्यादा टाइट है, दूसरा उस हिसाब का पिकअप नहीं है। देखो आवाज कितनी आई भैं एकदम करके, और भागे कुछ भी नहीं। इतनी अभी भगा के दिखा दूंगा अपनी ब्रेजा दोबारा से भी थोड़ी देर में, जैसे दोबारा बैठेंगे उसमें तो आपको पता चल जाएगा। भाई ये देखना अभी गड्ढा आ रहा है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं था, पीछे जो था उसमें पता चला था। राइट में पूरी झुक रही है, ये देखो ऊपर मोड़ पे झुक गई, कभी लेफ्ट से झुक जा रही है, एकदम ऐसे 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 हो जा रही है, ग्लाइड कर रही है बहुत ज्यादा। और ऊपर से सबसे ज्यादा मेरे को अजीब लग रहा है इसमें कि एक तो जो भारी भारीपन है, और ये देखो आरपीएम देखो, रेस देखो, कुछ भी नहीं भाग रही गाड़ी उस हिसाब से, जिस हिसाब से अगर एक नॉर्मल कार भागती है 4x2। ये देखो आवाज कितनी आ रही है इंजन में से, है ही नहीं भाई, पावर ही नहीं लग रही उस हिसाब से। एक बार 4x4 लगा के देखते हैं, क्या पता उसके बाद थोड़ी सी ज्यादा पावर मिले इसे। अभी इस टाइम पे गाड़ी है आपका 2H पे, अब हम लगाएंगे 4 हाई। 4 हाई के लिए कुछ नहीं, ऐसे कर देना है, और 4 लो लगाना है तो ऐसे दबा के, और फिर नीचे 4 लो आ गया। अब हम हाई पे चला के देखेंगे। चलो जी उठा के देखते हैं। हाँ भाई पावर, भाई अब थोड़ी सी पावर बढ़ी है क्योंकि चारों व्हील में पावर आ गई है इसके। वैसे तो मुझे मजा ही नहीं आता, अब लगी है मुझे थोड़ी ब्रेजा जैसी पावर ना, जैसे ब्रेजा में जब भागती है तो ऐसी ही पावर फील होती है मुझे। अगर 2 पे चला रहे हैं भाई फिर तो एकदम ही बेकार लग रही है, उसके आगे फेल है मतलब। भाई और फिर से लगा लिया अपने ने 2H पे, कुल मिला के भाई अपने को मजा नहीं आया। ब्रेजा चला के जो मजा आता है वो तो इसमें नहीं है। हाँ इसका यूजेज अलग है, इसका पर्पस अलग है, जहाँ पे अगर आप सही जगह पे यूज करोगे तो वो फंसी रह सकती है एक बार को, लेकिन ये नहीं फंसेगी। लेकिन कुल मिला के नॉर्मल लाइफ के हिसाब से तो भाई मजेदार नहीं है गाड़ी। भाई अब समझ आ गया मुझे कि काफी लोग बोलते हैं कि भाई इसके अंदर पावर का लैग फील होता है और अच्छे से पावर नहीं मिल पाती है पहाड़ों पे। डेफिनेटली नहीं मिल पाती होगी, क्योंकि भैया मेरी ब्रेजा तो खेचम खेच जाती है। उस हिसाब से मैंने फील किया कि अगर 2H पे से चलाऊं तो पावर ही नहीं आती, और जब इसे 4H पे चलाऊंगा तो भैया ये माइलेज नहीं देगी। वैसे भी इसका माइलेज उसके बराबर है नहीं। तो कुल मिला के समझ नहीं आई भाई कहानी की क्या है गाड़ी, मतलब छोटी भी बहुत है। देखो मैं अगर हाथ ऐसे ही रख रहा हूँ तो एकदम बगल में आ जा रही है, सिंपल सी है। हाँ ये है कि मेरे को लगता है कि जो लोग खाली ऑफ रोडिंग या कच्चे रास्ते पे ही चलना चाहते हैं, जिनका काम ही है पूरा का पूरा, उनके लिए तो भैया ठीक हो सकती है। लेकिन जो इंसान शहरों में रहते हैं, जिनका मल्टीपर्पज है व्हीकल का, उनके लिए शायद बोलूंगा कि इतनी मजेदार गाड़ी नहीं है। फिर से आ गए भाई अपनी ब्रेजा में। अच्छा ऐसा बोला जाता है कि अपनी खीर तो सबको मीठी लगती है, मगर कुल मिला के भाई मेरे को ऐसा जेन्युइनली बताऊं कि उतनी पावर नहीं मिल रही थी उसमें। ये देखो हल्का सा ही छोड़ते ही देखो पक्के से ऊपर जा रही है भाई। इसकी पावर अलग है, बिल्कुल ही अलग है। उसमें 4x4 के बाद नहीं मिल रही थी उतनी पावर। ये देखना कहाँ भाग रही है, ये देखो ये देख रहे हो आप क्या पावर है। और ब्रेकिंग भी अलग है भाई, अलग ही है, इसका चलाना अलग है, उसकी चाल अलग है। मैं तो भाई कितने लोग मेरे को पूछते हैं ना ब्रेजा लें या फिर ग्रैंड विटारा लें या फिर हाई राइडर लें, मैं उन्हें भी ब्रेजा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने हाई राइडर चला के देखी है, उसके अंदर भी थोड़ा सा मुझे कमी लगी थी कंपेरेटिवली इसके। मतलब सेकंड गियर में अगर आप उठाओगे ना रुकी हुई गाड़ी को
तो इतनी जल्दी ये पिकअप पकड़ती है ना, उतनी जल्दी वो नहीं पकड़ती। अब आप पिकअप देखना, ये देखो गाड़ी आगे से उठ जाती है इतनी रेस देने पे, और वो तो भैया उठ ही नहीं रही थी। अब अच्छा एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा कि भाई गाड़ी वो नो डाउट कैपेबल है, उसमें 4x4 दिया हुआ है, तो उसका एक्चुअली जो वैसे टेरेन्स पड़ते हैं वहाँ पे उसका यूजेज है, उस हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी हो सकती है। लेकिन कुल मिला के जैसे कि मुझे कई लोगों ने बोला है मेरे को, रायुषी को, कि यार तुम लोग इसको निकाल दो और तुम लोग जिम्नी ले लो, जैसी जगहों पे तुम जाते हो वहाँ पे जिम्नी ज्यादा मजेदार रहेगी। बात उनकी एकदम ठीक है, जिम्नी अच्छी रहेगी, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे जो फील हुआ है ना मुझे कि भाई वो लेने के बाद मैं शहर में लेके उसे बड़ा पछताऊंगा। मतलब शहर में चलाने में उतना मजा नहीं आएगा उसमें जितना कि इस गाड़ी में आता है, क्योंकि ये शहर के हिसाब से ही बनी है। पहाड़ों पे तो हम कभी कभी जाते हैं, मोस्टली तो हमारी जो ड्राइव होती है वो यहाँ की होती है, शहरों की होती है, तो सेकेंडरी कार में मैं उसको कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन ब्रेजा बेच के उसको लेना बहुत ही गलत डिसीजन हो जाएगा। और एक और चीज उसकी अच्छी लगी मुझे कि उसके ऊपर बैठ के ना एक्चुअली एसयूवी वाला फील आ रहा था। एसयूवी वाला फील ऐसे बोलूंगा कि जब मैं बैठा था ना तो हाइट पे बैठा था ऐसे, और बोनट दिख रहा था एकदम साफ, इसमें भी दिखता है नो डाउट, लेकिन उसकी जो हाइट थी वो इससे ज्यादा फील हो रही थी। ये मुझे काफी लाइट फील होती है, उसके अंदर मुझे भारीपना फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था उस गाड़ी के अंदर पता नहीं कितना वेट है, स्टीयरिंग कितना हैवी है, क्लच कितना हार्ड है, और भगा रहा हूं तो भाग नहीं रही है, आराम से चल रही है एक मोशन के साथ। तो वो सारी चीजें जो थी वो मुझे डिफरेंट लगी। तो कुल मिला के सेकेंडरी गाड़ी में ले सकते हैं, लेकिन उसका अपने पास बजट नहीं है। लेकिन ब्रेजा बेचना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी, तो ब्रेजा तो नहीं बेचेंगे भाई। अच्छा अगर बात करें दिखने में तो भाई वो ब्रेजा से छोटी लगती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रोड पे चलते कि ब्रेजा से छोटी है तो लाइट वेट होगी, मगर भाई उल्टी कहानी है, वो तो उल्टा हैवी लग रही थी मतलब चलाने में। और इंजन भी जो है ना मेरे को लग रहा था कि सेम 1500 सीसी इंजन है, ट्यूनिंग अलग कर रखी है, सीरीज अलग है, बी सीरीज सी सीरीज, तो उसका इफेक्ट है भाई। मतलब कुल मिला के ना जो वो गाड़ी जिस हिसाब से मेरे को लगता है अगर लाइट होती और ज्यादा और स्टीयरिंग वगैरह लाइट होता तो मुझे लगता है और ज्यादा मजा आता उसे चलाने में, क्योंकि लाइट का मतलब ज्यादा इजीली कंट्रोलेबल। वरना मेरी पहले वाली गाड़ी जो थी वो भी ऐसे ही थी, भारी थी, भले ही 4x2 थी, लेकिन वो भी चलाने में ना मजा नहीं आता था एक। अब लाइट चलाई तो मुझे अजीब सा लगा, मेरे को लगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हो सकता है उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है, लेकिन कुल मिला के मेरे को समझ नहीं आई यार। और लोग बताते हैं कि भैया पहाड़ों पे वो 10-12 से ज्यादा माइलेज भी नहीं देती, मतलब कुछ तो बोलते हैं कि 10-11 ही देती है, और ये तो भैया अपनी 18-18 17-17 निकालती है पहाड़ों पे। और वो इसलिए निकालती है क्योंकि इसका पंजा जो है ना छूते ही एकदम भागती है, और वहीं पे वो मैंने देखा कि यार कितना पुश करना पड़ रहा था जब जाके वो गाड़ी भाग रही थी, वरना इंजन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था लेकिन गाड़ी भाग ही नहीं रही है, और ये पंजा रखते ही भाग लेती है, तो ये तो हल्का सा टच करते ही भागती है। वो एक रीजन है जिसकी वजह से ना कि इसकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है ज्यादा अच्छी निकल के आती है। और डेफिनेटली जो डीजल की गाड़ियां चला लेगा ना एक बार थार वार जैसी, वो तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। यही कारण है कि भाई वो ओवर प्राइस लगने लगी लोगों को और उतनी ज्यादा बिकी नहीं। हालांकि जो बीच में रेट किए थे ना वो फिर भी जस्टिफाई कर रहे थे, लेकिन कुल मिला के यार ठीक है, मतलब होनी चाहिए, सेकेंडरी में होनी चाहिए, लेंगे लेकिन सेकेंडरी में, इसको बेच के तो यार नहीं ले सकता मैं। और मुझे लगता है क्योंकि ये ना फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आगे से एकदम ना इमीडिएट पिकअप मिलता है, जैसे हम रेस देते हैं एकदम आगे का पहिया घूमता है, पीछे वाले को उठा के ले जाता है। और वो रियर व्हील ड्राइव है, इस चक्कर में पीछे जब तक पुश मिलता है ना, तो इसलिए मुझे लग रहा था वो पावर लैग इसलिए फील हो रहा था, एक्चुअली वो पावर लैग नहीं होगा। फाइनली आ चुके हैं भाई अपने हरे मैदान में, और भाई आज का पूरा दिन निकल गया, केवल एक काम हो पाया, दूसरा काम अभी भी रह गया है। अब देखो नेक्स्ट वीकेंड पे जब भी टाइम मिलेगा वो वाला काम करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना भैया कहीं पे भी दिक्कत हो सकती है। कुल मिला के क्या है कि मैं छोटी मोटी चीज़ों में ना भाई इग्नोर नहीं करता। अभी एक भैया थे वो कहते अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आप क्यों चेंज करा रहे हो। मैंने कहा भाई कहीं पे खड़े होने से बढ़िया है ना 500-600 रुपये पहले ही लगा लो, क्योंकि जहाँ पे हम जाते हैं ना वहाँ पे 200 किलोमीटर पीछे और 200 किलोमीटर आगे आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलता, आपके पैसे आपकी जेब में रखे रहेंगे और कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। लेकिन आज का जो दिन था ना पूरा अपने लिए एक लर्निंग भी थी कि भाई अपने को है ना आगे से कभी भी रोड ट्रिप पे निकलना है ना, एक बार खुद से पाइपों पे नजर मार लेनी है। हालांकि अगर पाइप नीचे की ओर से कटा हुआ तो वहां पे तो हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन ऊपर की ओर से हम एक बार देख सकते हैं, जहां तक हाथ जाए टच करके भी फील कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैकेनिक को देके भाई थोड़ा सा ऊपर उठवा के या फिर कैसे भी करके एक बार टच करके फील कर लो कि भैया कहीं से पाइप वाइप कटा तो नहीं है। सबसे मेजर जो होते हैं ना कूलेंट वाले पाइप ही होते हैं, जिनका कोई खर्चा नहीं होता, बेफालतू का नुकसान कर बैठते हैं। और म्यूजिक सिस्टम के लिए मैंने बात करी थी कि सर उसका क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि अभी रुको थोड़े दिन फिर मैं आपको बताता हूँ। तो कुल मिला के मैंने पूछा कि अगर देना है तो दे दो, अगर करवा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब भाई इसके आगे क्या ही बोलोगे, उन लोगों ने अपनी ओर से कोशिश करी थी। अब जो भी है हरमन का है खराब सिस्टम तो भैया मानना पड़ेगा खराब है। अब देखते हैं कि जैसा भी है जो भी है वो आपको आगे की वीडियोस में पता चल जाएगा कि अपन लोगों ने भेजा हरमन
वापस गया मारुति के थ्रू या फिर नहीं जा पाया। और अच्छा, एक और भाई का मैसेज आया था मेरे पास, उनका नाम है गणेश। उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे बताया कि भाई उनकी गाड़ी में भी सेम सिस्टम का इशू था। उन्होंने भाई कंप्लेंट डाली, उन्होंने एस्केलेट किया है और उसके बाद है ना भाई उनको कोई इंटरटेन ही नहीं किया गया। सोचो कुल मिला के कैसी सर्विस है हरमन की। मतलब हरमन ने बोला कि भाई हमारा बंदा आएगा, इंजीनियर आएगा, फिर वो इंजीनियर नहीं आया और फिर भाई ने ना फाइनली परेशान होकर ट्विटर पे ना कंप्लेंट डाली। और मजे की बात बताऊं, हरमन उनको रिप्लाई नहीं कर रहा है। मतलब हरमन की टीम से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। ट्वीट्स डाल चुके हैं वो लोग, लेकिन कुल मिला के कोई सपोर्ट नहीं है। हरमन की सर्विसेज बहुत ही घटिया है। अच्छा, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि हरमन नॉट रिप्लाइंग, ये इन्होंने पूरा ट्वीट डाला था, लेकिन कुल मिला के इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब मारुति सुजुकी फाइनली उनको कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि भाई हम आपका करवाते हैं। मगर मुझे लगता है इस केस में ना क्या है कि मारुति ही करवाएगा। हरमन वाले ये बोल के पीछे झाड़ लेंगे कि भैया सिस्टम जो है हमने मारुति को बेचा था, हम मारुति के थ्रू ही कंप्लेंट लेंगे। लेकिन कुल मिला के यार ये तो मतलब बड़ी अजीब सी सर्विसेज है। मतलब इतनी घटिया सर्विसेज होनी नहीं चाहिए। चाहे प्रोडक्ट तो आपका ही है ना यार, फाइनल प्रोडक्ट तो आपका ही है, मारुति ने थोड़ी ना बनाया। ठीक है आप वारंटी दे रहे हो, पहले आप मेरे को दूसरी कहानी बता रहे थे अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी। अब इन भाई को हेल्प नहीं कर रहे हो, बहुत ही घटिया सिस्टम है भाई। अब फाइनली भाई ने दोबारा से टिकट रेज किया मारुति के थ्रू। अब देखो फाइनली क्या होगा, कुछ पता नहीं है अभी तक। भाई जो है गणेश भाई, ये बैंगलोर से, अगर यहाँ से होते ना तो बुला के मैं इनका एक्सपीरियंस शेयर करवाता और पूरी डिटेल आपको बताता कि क्या कहानी हुई थी। सो गाइस, अपनी गाड़ी को टाइम टू टाइम चेक करते रहो। हरमन का सिस्टम है तो कंप्लेंट डाल के अभी रिजॉल्व करा लो। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।